शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर लाल आतंक से जुड़ी। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने वाले और भोले भाले आदिवासियों में खौफ पैदा करने वाले नक्सली अब खुद दुम दबाकर भागते नजर आ रहे हैं। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक अब दंतेवाड़ा और सुकमा जैसे इलाकों से नक्सली दूसरे इलाकों की तरफ जान बचाकर भाग रहे हैं। कभी जंगलों को महफूज ठिकाना समझने वाले नक्सलियों को सेना अब उन्हीं के गढ़ में घुसकर घेर कर रही है। जो बंदूक के दम पर निर्दोषों का खून बहाया करते थे, सीआरपीएफ के जवान अब उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। निर्दोष लोगों को सूली पर लटकाने वाले नक्सली अब मौत सामने देख भागने को मजबूर हो गए हैं। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक नक्सली अब छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कबीरधाम और मुंगेली की तरफ भाग रहे हैं, जबकि पहले नक्सलियों का दबदबा कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में भी नक्सली अब बालाघाट की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ और एमपी के विभाजन से पहले बालाघाट नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। महाराष्ट्र के गोंदिया को नक्सली लाल आतंक का गढ़ बनाना चाहते हैं। इससे पहले भी नक्सली महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में सक्रिय रहे हैं। एरिया इतना दुर्गम है, वहाँ पर फोर्स को जाना भी हर स्थान पर संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ पैदल ही जाया जा सकता है और पैदल जाने की एक क्षमता है कि एक दिन में आप कितना चल पाएंगे उस चल पाएंगे। तो वो एरिया वाकई बहुत दुर्गम है, वहाँ पर विशेष मेजर्स लेने की, विशेष स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है इस नक्सलवाद से निपटने के लिए। हाल के दिनों में सीआरपीएफ के कोबरा जवानों को नक्सलियों को मार गिराने में कामयाबी मिली है। गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल कर कोबरा कमांडोज अब नक्सलियों पर ही भारी पड़ रहे हैं। साल 2016 सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन में 222 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें से छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 133 नक्सली ढेर किए गए। साल 2017 अब तक 69 नक्सलियों को मारने में कामयाबी मिली है। 69 में से 40 नक्सली अकेले छत्तीसगढ़ में मारे गए। चूँकि ये इस बात में विश्वास करते हैं कि पावर जो है बैरल की गन की बैरल से निकलती है और हिंसा में विश्वास करते हैं, लिहाजा इनसे समस्या बातचीत से सुलझ जाएगी ये संभव नहीं, फिर भी बातचीत का प्रयास किया जाना चाहिए। भौगोलिक तौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तीनों राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसीलिए नक्सली अपनी जान बचाने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में भाग रहे हैं। इंटेलिजेंस के मुताबिक सीआरपीएफ इंटेलिजेंस का ये कहना है कि गांव वालों की भी पूरी मदद नक्सलियों को मिल रही है। यही वजह है कि सीआरपीएफ और आईटीबीपी की भारी फोर्स उन इलाकों में डिप्लॉय कर दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। एक तरफ सुरक्षा बल नक्सलियों के पैर उखाड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ आतंकी देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। निशाने पर राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्य हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, ये वो राज्य हैं जिन पर आतंकियों की काली नजर पड़ गई है। इन राज्यों को दहलाने की साजिश आतंकी रच रहे हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक आतंकी इन 4 राज्यों में अलग अलग जगहों को आत्मघाती हमलों के जरिए निशाना बना सकते हैं। खतरा इस बात का भी है कि ये हमले लून वुल्फ नेचर के हो सकते हैं, यानी कोई एक आतंकी भी हमलों को अंजाम दे सकता है। आईबी अलर्ट के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर भीड़भाड़ वाले इलाके, सार्वजनिक स्थल, सेना और सुरक्षा बलों के कार्यालय, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट हैं। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी करके कहा है कि आतंकवादी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आतंकवादी हमला करने की साजिश रच रहे हैं। आतंकवादी इन राज्यों में आत्मघाती हमला कर सकते हैं, साथ ही लोन वुल्फ अटैक भी कर सकते हैं। अलर्ट के मुताबिक भीड़ भरे इलाकों, मेट्रो और ऐसी जगह जहां पर ज़्यादातर लोग आते हैं, वहां पर इस तरह के आतंकवादी हमले का खतरा है। इस अलर्ट के आते ही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और बिहार पुलिस को खासा सतर्क रहने को कहा गया है। दरअसल सतर्क रहने की इस ताकीद के पीछे सबसे बड़ा खतरा लोन वुल्फ अटैक का है। अब तक हिंदुस्तान में आतंकी संगठनों ने ही हमलों को अंजाम दिया है, लेकिन लोन वुल्फ अटैक पिछले 3 सालों से यूरोपीय देशों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। लंदन से लेकर फ्रांस का नीस तक इसी किस्म के लोन वुल्फ अटैक्स का गवाह बना और यहाँ बेगुनाहों की जिंदगियां आतंक की बलि चढ़ गईं।
यूरोपीय देशों का एंटी टेरर डाटा और स्क्रीनिंग काफी विकसित है, जिसके चलते कई लोन वुल्फ अटैक रोके गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे डाटाबेस पूरी तरह विकसित नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि लोन वुल्फ अटैक के खतरे को देखते हुए आईबी कोई कोताही बरतना नहीं चाहती। अलर्ट मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। खुफिया एजेंसियां लगातार सूचनाएं जुटा रही हैं और गृह मंत्रालय हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब आतंक से जुड़ी एक और खबर। फिलीपींस के मरावी शहर को आतंकियों के कब्जे में 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन इन 3 हफ्तों में फिलीपींस की फौज के मैदान में उतरने के बावजूद मरावी को इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए मिलिशिया से आजाद नहीं कराया जा सका। धुएं का यह गुबार सीरिया या इराक में नहीं, बल्कि फिलीपींस के एक शहर मारावी में नजर आया, और इस धुएं के गुबार की वजह थी वो बमबारी जो इस्लामिक स्टेट को मारावी से खदेड़ने के लिए फिलीपींस की फौज कर रही है। मारावी में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि फिलीपींस की एयरफोर्स तक को आतंकवादियों से टक्कर लेने के लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है। फिलीपींस की एयरफोर्स के विमान लगातार मारावी के आसमान में उड़ान भर रहे हैं। 23 मई को मारावी पर इस्लामिक स्टेट से जुड़े माते ग्रुप ने कब्जा कर लिया था। मारावी को फिलीपींस में इस्लामिक स्टेट का क्षेत्र करार देकर माते आतंकवादियों ने पूरे मारावी को कब्जे में ले लिया था। मारावी में कब्जे के साथ ही इन आतंकियों ने स्थानीय पुलिस को शहर के बाहर खदेड़ दिया था और शहर के अस्पतालों से लेकर स्कूल और कॉलेजों तक पर कब्जा जमाकर उन्हें बंकरों में तब्दील कर दिया था। फिलीपींस की सरकार को उम्मीद है कि रमजान के महीने में शायद माते आतंकी गोलीबारी रोकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मारावी में रमजान के दौरान भी खून बहता रहा। फिलीपींस की फौज पिछले 15 दिनों से लगातार मारावी में घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक फौज की कोई भी कोशिश पूरी तरह कामयाब नहीं हुई। फिलीपींस के राष्ट्रपति दुतेर्ते की हालत इस कब्जे से इतनी खराब हो चुकी है कि कुछ महीनों पहले तक अमेरिका से ताल्लुकात खत्म करने का दम भरने वाले दुतेर्ते ने अब अमेरिकी फौजों को फिलीपींस की धरती पर उतार दिया। हालांकि अमेरिकी फौज के कमांडरों का कहना है कि ये सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट होगा, लेकिन लगता है अगर हालात बिगड़े तो अमेरिकी फौज भी इस कट्टरपंथ के खिलाफ सीधे मैदान में उतरेगी। टीम न्यूज़ नेशन। कई दिन बीत गए हैं, लेकिन दार्जिलिंग की आग धधक रही है और इसकी तपिश अब सैलानियों के साथ साथ आम नागरिकों को भी झुलसा रही है। हर सुबह की शुरुआत बंद से होती है और शाम होते होते लाठीचार्ज और आगजनी तक पहुंच जाती है। कहीं सुरक्षा बलों का लाठीचार्ज, तो कहीं उपद्रवियों को दौड़ाती पुलिस। सड़कों पर अलग गोरखालैंड की मांग करते लोग, तो हंगामे के बीच सेना की सुरक्षा में सैलानियों का रेस्क्यू। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि दार्जिलिंग के वो हालात हैं जो दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्ला भाषा के मुद्दे से शुरू हुआ विवाद अब बिल्कुल अलग रंग ले चुका है। भाषा की आड़ में शुरू हुई सियासत अब अलग गोरखालैंड की मांग तक पहुंच गई है, जिसकी गवाह ये तस्वीरें हैं। शहर में हर ओर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। हालात बिगड़ता देख अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। इस बीच उपद्रवियों को काबू करने के लिए सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा। अधिकारी भी पल पल की खबर पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार सुरक्षा बलों से अपडेट लिया जा रहा है। थोड़ा यहाँ पे लाठीचार्ज का एक सीन हुआ है चौक में सर थोड़ा सा भगा दिया सर, ये लोग 400 लोग। शहर के चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ की बटालियन नजर आ रही है और तनाव के बीच फंसे सैलानियों के रेस्क्यू का काम सेना को दिया गया है। आर्मी के जवान अपनी निगरानी में दार्जिलिंग में फंसे सैलानियों को निकाल रहे हैं ताकि हिंसा की चपेट में निर्दोष सैलानी ना आ जाए। चूँकि अभी सिचुएशन ठीक है, तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है, तो अभी बाहर से ज़्यादा बल आने की संभावना नहीं है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बंद का ऐलान किया है।
जिसका असर अब आम जनजीवन पर पड़ने लगा है। दुकानों पर ताले लटके हैं, सड़कें सूनी पड़ी है, हर चौराहे पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी है और लोग हलकान हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर आके, खाने का प्रॉब्लम हो रहा है। अभी देखिए अभी खाना नहीं मिलेगा तो क्या खाएंगे आप। छोटा लड़का है वो, उसका लिए जो जल और दूध भी नहीं ले सकता। बीच बीच में एक दिन के लिए जैसे 8 तारीख को बंद था, फिर इन्होंने खोल दिया, फिर आज स्ट्राइक किया है। दार्जिलिंग में विरोध की आग लगभग 1 हफ्ते से दधक रही है, जिससे निपटने में ममता सरकार अब तक नाकाम नजर आ रही है। वहीं केंद्र ने राज्य सरकार को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है ताकि दार्जिलिंग में फैला ये असंतोष कम किया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। मध्य प्रदेश का किसान आंदोलन हर बढ़ते दिन के साथ सियासी शक्ल लेता जा रहा है। आज मंदसौर पहुंचने की कोशिश करते पटेल आरक्षण की मांग करने वाले हार्दिक पटेल और कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को पुलिस ने रोक लिया। हार्दिक पटेल को नीमच के रास्ते मंदसौर जाते हुए पुलिस ने रोक लिया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को धोधर में रोका गया। पुलिस के मुताबिक इन दोनों नेताओं को रोकने का मकसद हालात काबू में रखना था। वहीं भोपाल में आज किसानों ने मंडियां बंद रखने का ऐलान किया। ऐलान करने वाले किसान शिवराज सरकार से नाखुश हैं। अहमदाबाद में स्कूली बच्चों को कठोर सजा देने का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने स्कूली सिस्टम और ऐसी सजा देने वाले शिक्षकों को सवालों के कटघरे में ला दिया है। दरअसल अहमदाबाद के एक स्कूल में 2 बच्चियों ने टीचर के कहे मुताबिक बाल नहीं बनाए और इस पर नाराज टीचर ने बच्चियों से इतनी उठक बैठक कराई कि दोनों बच्चियां अस्पताल में भर्ती हैं। ये हैं वो तस्वीरें जो अहमदाबाद में पहले सुर्खियों में आईं और फिर बहस का सबब बन गईं। अहमदाबाद के मणिनगर में एक स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं की गलती सिर्फ इतनी थी कि ये 2 चोटियां बनाकर नहीं आई थी और इनकी यूनिफॉर्म पूरी नहीं थी। इसी गलती की सजा में इन लड़कियों से 40 मिनट तक कान पकड़कर उठक बैठक करवाई गई। 40 मिनट तक यूं उठक बैठक करने के चलते कुछ बच्चियों की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उनका इलाज जारी है। ये पूरा वाकया स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसे देखने के बाद छात्राओं के परिवार वाले स्कूल प्रशासन से आरोपी टीचर पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। विन्नी मैडम थी, विन्नी मैडम, और वो खुद को ट्रस्टी बता रहे थे। वो क्लास टीचर भी नहीं थे कि प्रिंसिपल भी नहीं थे, वो ट्रस्टी थे। घटना की जानकारी मिलते ही अहमदाबाद जिला शिक्षण अधिकारी की टीम स्कूल पहुंची, मामले की जांच का भरोसा दिया। फुटेज है, फुटेज भी देख रहे हैं, सभी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वी विल गिव द सो कॉल्ड नोटिस टू स्कूल एंड टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दिस स्कूल। प्रशासन के कहे मुताबिक जांच होकर बहुत मुमकिन है कि कार्रवाई भी हो, लेकिन 1 या 2 मामलों में कार्रवाई हो जाने से मकसद पूरा नहीं होगा। मकसद पूरा तब होगा जब हमारे एजुकेशन सिस्टम में फिजिकल पनिशमेंट पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इस घटना के बाद अब इस प्रोफेशन पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन। मायानगरी मुंबई में एक मॉडल की जिंदगी का सूर्य अस्त हो गया। स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस और मॉडल कृतिका चौधरी का शव मुंबई में उनके घर में मिला है। घर का दरवाजा बाहर से बंद था। बदबू आने पर पड़ोसियों ने शिकायत की और लोगों को मौत के बारे में पता चला। पहले सुसाइड की आशंका जताई गई थी, लेकिन अब पुलिस मर्डर के एंगल से भी जांच करेगी और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक भी इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल होंगे। एक सपना यूं खामोश हो जाएगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। सिल्वर स्क्रीन पर अपनी पहचान बनाने के इरादे से मुंबई आई कृतिका की जिंदगी यूं खत्म हो जाएगी, इस पर अब भी उनका परिवार और दोस्त भरोसा नहीं कर पा रहे। कृतिका की डेथ मिस्ट्री की जांच कर रही मुंबई पुलिस ने जब से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक को जांच से जोड़ा है, तब से इस केस में लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है। इस वक्त हम मुंबई के अमोली पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और आपको बताते हैं कि पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाया है। इस टीम में कई बड़े अधिकारी जो हैं वो शामिल हैं। साथ ही इस टीम में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक को भी शामिल किया गया है। दया नायक वो नाम है जिसने अंडरवर्ल्ड में करीब 80 से ज़्यादा एनकाउंटर्स किए हैं और आज भी अंडरवर्ल्ड में लोग उनके नाम से खौफ खाते हैं।
मुंबई में एक्ट्रेस कृतिका चौधरी का शव उनके घर में मिला है। आशंका है कि ये मौत कुछ दिन पहले हुई थी। मॉडल के शरीर पर जख्म के निशान मिले हैं, जिसकी वजह से मर्डर के एंगल को भी जांचा जा रहा है। नहीं भैया, उनके जानने पहचानने वाले से पूछताछ हो रही है क्योंकि इनके बारे में कुछ पता नहीं है पुलिस को, ये इनका कॉन्टेक्ट कितने हैं, क्या है। कृतिका के साथ काम कर चुके एक्टर्स भी इस खबर से गमज़दा हैं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ, क्या हादसा, क्या वजह क्या थी इसके पीछे, आई डोंट अंडरस्टैंड। कृतिका की मौत की गुत्थी जांच के बाद ही सुलझ पाएगी, लेकिन एक हंसती खेलती जिंदगी पर यूं विराम लगने से पूरी टीवी इंडस्ट्री सख्ते में है। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन।